जब आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें आपकी एक प्रमुख चुनौती होती है कि करंट अफेयर्स के सेक्शन को किस प्रकार से तैयार किया जाए। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है स्पेशल करंट अपडेट। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण खबरों पर प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करते हैं ताकि आपका अलग अलग लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में करंट अफेयर्स का सेक्शन पूरी तरह से तैयार हो जाए। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में ईस्ट तिमोर, जिसे तिमोर लेस्टे के नाम से भी जाना जाता है, किस संगठन का नया सदस्य बना है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? पहला ऑप्शन है सार्क, दूसरा ऑप्शन है बिम्स्टेक, तीसरा ऑप्शन है आसियान और चौथा ऑप्शन है G20। जब तक इस प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएं, इसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करें, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और पॉज करके इसका उत्तर सोच सकते हैं ताकि अपने स्तर पर भी आपका एक मूल्यांकन हो, जिस मूल्यांकन के आधार पर आप अपनी तैयारी की दिशा और रणनीति को तय कर सकें। इसका सही उत्तर क्या होगा? आसियान, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान का नया सदस्य 11वां सदस्य बना है तिमोर लेस्टे। तिमोर लेस्टे की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में जान लेते हैं। ये एक बड़ा नक्शा है, आप देखेंगे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की ऊपर यहाँ इस प्रकार का द्वीप आपको दिखाई देगा इस क्षेत्र में, और यहीं पर आप एक द्वीप की अवस्थिति देखेंगे और इसका जो पूर्वी हिस्सा है, इस ये जो पूरा आइलैंड है ये तिमोर आइलैंड है, और इसका जो पूर्वी हिस्सा है इसको हम ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्टे के नाम से जानते हैं, और जो इसका पश्चिमी हिस्सा है उसका अधिकांश भाग इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है, कुछ भाग को छोड़ करके, जैसे ये भाग ईस्ट तिमोर के अंतर्गत आता है। तो आप देखेंगे कि ईस्ट तिमोर आसियान संगठन का 11वां सदस्य बना है। हाल ही में आसियान का जो शिखर सम्मेलन है, आसियान का जो बैठक होती है, वार्षिक बैठक, वो कहां पर संपन्न हुई है? कुआलालंपुर में, मलेशिया में संपन्न हुई है, और उसी में निर्णय लिया गया है कि अब आसियान में 11 सदस्य होंगे और 11वें सदस्य के रूप में तिमोर लेस्टे को शामिल किया गया है। जब हम बात करते हैं आसियान की, तो इसमें साउथ ईस्ट एशियन नेशंस शामिल थे। अब 11 सदस्य हो गए हैं, पहले 10 सदस्य इसमें शामिल हुआ करते थे। कौन कौन से देश? जैसे भारत के नॉर्थ ईस्ट से अगर आप लगा करके चलेंगे तो भारत के नॉर्थ ईस्ट से आसियान का कौन सा देश मिलता है? म्यांमार मिलता है। म्यांमार के बराबर में कौन सा देश स्थित है पूरब में? थाईलैंड। उसके बराबर में कंबोडिया और लाओस, और फिर उसके बराबर में वियतनाम। थाईलैंड से नीचे की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे मलाय प्रायद्वीप में मलेशिया, और उसके बिल्कुल नीचे सिंगापुर। फिर इंडोनेशिया द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण देश है, और साथ ही मलेशिया का जो इधर वाला हिस्सा है, आप कह सकते हैं कि पूर्वी वाला हिस्सा साउथ चाइना सी के नीचे, वहां पर एक छोटा सा देश है ब्रुनेई, और ब्रुनेई से ऊपर इधर आप देखेंगे कि इस हिस्से में ये यहाँ ये फिलीपींस है, और ये ही 10 सदस्य आसियान में हुआ करते थे। यहाँ साउथ चाइना सी है, ये ब्रुनेई है, यहाँ पर मलेशिया का हिस्सा, ये मलाय प्रायद्वीप के साथ साथ एक हिस्सा इसका यहाँ भी पड़ता है, और यहाँ पर ब्रुनेई की अवस्थिति है। तो ये 10 देश आसियान के महत्वपूर्ण देश थे। अब इसमें 11वें सदस्य देश के रूप में तिमोर लेस्टे को शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? सिंगापुर, जकार्ता, कुआलालंपुर और बैंकॉक। जहां पर आसियान की बैठक हुई वहीं पर आसियान भारत शिखर सम्मेलन, जो कि 22वां शिखर सम्मेलन था, वो वहां पर हुआ, यानी कुआलालंपुर में हुआ। भारत के साथ आसियान के बेहतर संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के रूप में आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। विशेष तौर से साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, या आप कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों में बौद्ध धर्म के साथ साथ भारत के जो हमारा हिंदू धर्म है उसके भी प्रभाव को आप वहां पर देखेंगे। विशेष तौर से बौद्ध धर्म का प्रभाव साउथ ईस्ट एशियन नेशंस पर बहुत व्यापक तौर पर समझा जा सकता है। तो ये भारत आसियान शिखर सम्मेलन कब हुआ? 26 अक्टूबर 2025 को। स्थान था कुआलालंपुर, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से, यानी ऑनलाइन तरीके से भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? आसियान और भारत के संबंधों की समीक्षा करना और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने की दिशा में पहल करना। आसियान भारत के लिए एक रणनीतिक महत्व रखता है, और विशेष तौर से जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को संतुलित करने के दृष्टिकोण से आसियान भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है।
साथ ही भारत के नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए भी आसियान का विशिष्ट महत्व है, विशेष तौर से म्यांमार जैसे देशों का। तो ये आसियान का भारत के लिए एक महत्व है। प्रधानमंत्री ने आसियान की एकता, उसकी सेंट्रलिटी और आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक का समर्थन किया है। कमोबेश इंडो पैसिफिक पर जो रवैया, जो रुख, जो एजेंडा आसियान का है, उसी से मिलता जुलता एजेंडा आप भारत का भी परिभाषित कर सकते हैं। जिस प्रकार से आसियान इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक मुक्त और स्वतंत्र, निष्पक्ष नौवहन मार्ग का समर्थन करता है, उसी प्रकार से एक निष्पक्ष और मुक्त नौवहन मार्ग का समर्थन भारत भी करता है। विशेष तौर से इस संदर्भ में जिस प्रकार से साउथ चाइना सी में चीन का जो रवैया है वो लगातार असर्टिव होता गया है। प्रधानमंत्री आसियान इंडिया मुक्त व्यापार समझौते की शीघ्र समीक्षा से प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आसियान इंडिया के बीच जो मुक्त व्यापार समझौता है, अगर उसकी शीघ्र समीक्षा होती है तो दोनों पक्षों के बीच आर्थिक संभावनाओं को और ज्यादा विस्तारित किया जा सकता है और क्षेत्रीय सहयोग भी इससे मजबूत होगा। साथ ही आतंकवाद को वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने गंभीर खतरा बताया और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसी के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की गई। वर्ष 2026 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन, यानी आसियान और भारत समुद्री क्षेत्र में विशेष रूप से सहयोग को एस्टेब्लिश करेंगे, इसका ईयर वर्ष 2026 को घोषित कर दिया गया। ये तथ्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, बिहार के बाद चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किन राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा की है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? गोवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? हाल ही में 3 केंद्र शासित प्रदेशों और 9 राज्यों में भारत के चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची का घोषित किया है। इसमें कौन कौन से 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी हम जानकारी हासिल करेंगे। और यहाँ पर जो 3 राज्य दिए गए हैं, गोवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उपर्युक्त सभी, ये तीनों ही राज्य इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। यानी बिहार के बाद जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची का होगा, उन 9 राज्यों में ये तीनों राज्य शामिल हैं, यानी ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो किन 3 केंद्र शासित प्रदेशों और 9 राज्यों में हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है? ये 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, जो लक्षद्वीप है, और पुदुचेरी। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9 राज्य कौन से हैं जहां पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण होगा? इन 9 राज्यों में एक है तमिलनाडु, एक है केरल, एक है गोवा, ये गोवा यहाँ पर, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से कुछ में चुनाव 2026 में होने हैं, कुछ में 2027 में, कुछ में 2028 में होने हैं। जैसे पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में चुनाव 2026 में होने हैं, गोवा और उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में होने हैं, और फिर उसके बाद अन्य राज्यों में चुनाव होंगे। तो आप देखेंगे कि इन राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अगर हो जाता है तो एक सामान्य प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन पूरी कर लेगा। इलेक्शन कमीशन किसी राज्य में चुनाव से पहले मतदाता सूची का सामान्य तौर से उसको अद्यतन करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए उसका विशेष गहन पुनरीक्षण कर सकता है, और स्पेशल आवश्यकता उभरने पर, विशेष आवश्यकता उभरने पर भी चुनाव आयोग ऐसा कर सकता है। और चुनाव आयोग को ये शक्ति प्राप्त होती है संविधान के आर्टिकल 324 से, जिसके अंतर्गत चुनाव आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की संपूर्ण शक्ति प्रदान की गई है। और यहीं से इसकी मतदाता सूची के अद्यतन करने के लिए, मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए उसके विशेष गहन पुनरीक्षण की शक्ति चुनाव आयोग को हासिल होती है। और सामान्यतः चुनाव आयोग मतदाता सूची को अद्यतन क्यों करता है? क्योंकि बहुत से ऐसे वयस्क होते हैं जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होते हैं, उनको शामिल करना होता है। इसके अलावा बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु हो गई होती है तो उनको मतदाता सूची से हटाना होता है। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, यानी प्रवास कर जाते हैं, तो इनको भी मतदाता सूची से हटाना होता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके नाम में या उनके एड्रेस में, उनके पते में किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है,
तो उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए भी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करके उसको अद्यतन करने की आवश्यकता होती है और इसी कारण से चुनाव आयोग को ये कानूनी शक्ति हासिल है कि वो मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करे। अब इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों और 9 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा कर दी गई है। यहाँ पर किस प्रकार के डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे? अगर आपका नाम वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है, तो आपको किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। अगर आपके माता-पिता का नाम वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है, तब भी किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। लेकिन अगर ये 2 स्थितियां विद्यमान नहीं है, ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तब आपको किसी न किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे आप पासपोर्ट भी दिखा सकते हैं, आधार को भी ऑप्शनल रखा गया है, वन अधिकार प्रमाण पत्र आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा आपका जो जिस राज्य से आपने पढ़ाई की है, जो मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड है या विश्वविद्यालय है, उससे आपने मैट्रिकुलेशन की शिक्षा हासिल की है या अन्य कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपका है, तो इस तरह के प्रमाण पत्र आप दिखा सकते हैं और इसकी पूरी सूची दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने दी है कि अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है या आपके माता-पिता का नाम भी 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, तो आप इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को दिखा सकते हैं और मतदाता सूची में आपका नाम शामिल हो जाएगा, तो इसमें किसी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय नौसेना के तीसरे सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? आईएनएस निस्तार, आईएनएस सागर, आईएनएस तरंगिणी या आईएनएस ईक्षक। तो भारतीय नौसेना के तीसरे सर्वेक्षण पोत का नाम है आईएनएस ईक्षक। चलिए इसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। आईएनएस ईक्षक भारत का तीसरा सर्वेक्षण पोत है। ईक्षक का मतलब क्या होता है? मार्गदर्शक। ये क्या करेगा? ये अज्ञात क्षेत्रों का नक्शा बना करके नौवहन को, नेविगेशन को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। और सर्वेक्षण पोत है तो ये सर्वे वेसल है, लार्ज सर्वे वेसल है और इस श्रेणी का तीसरा जहाज है। इसकी कमीशनिंग तिथि क्या है? 6 नवंबर 2025 है और जहां पर ये कार्यक्रम होगा इसकी कमीशनिंग का, वो स्थान है नौसेना बेस कोची में। इसकी अध्यक्षता नौसेना प्रमुख जो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं उनके द्वारा किया जाएगा। ये स्वदेशी रूप से निर्मित है, 80% हिस्सा इसका स्वदेश रूप से निर्मित है। इस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आप इसे या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग या आप कह सकते हैं कि भारत के एक तरह से प्राकृतिक संसाधनों को का ठीक प्रकार से उपयोग करने, उनका दोहन करने और जिससे पर्यावरण पर भी किसी प्रकार का कोई नकारात्मक असर न हो, इस चीज को और ठीक तरीके से संचालित करने में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करेगा। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी जीआरएससी लिमिटेड द्वारा, जो कि कोलकाता में स्थित है। मुख्य कार्य क्या है? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना यानी समुद्री नक्शे बनाना और सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करना। तो इस सुरक्षा के क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों को सही तरह से दोहन करने, उनको पहचानने में मदद करने वाला है। इसका द्वितीय कार्य किस प्रकार से होगा? मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में सहयोग करेगा और आपात स्थिति में अस्पताल पोत यानी हॉस्पिटल शिप के रूप में भी कार्य करने की इसकी क्षमता है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके कमरों को महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन किया गया है और इस प्रकार से ये पहला महिलाओं के लिए समर्पित आवास वाला सर्वेक्षण पोत भी है, जो उसको खास बना देता है। नौसेना के समावेशी यानी इंक्लूसिव और प्रगतिशील दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। जहाज हाइड्रोग्राफिक उत्कृष्टता के साथ साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण भारत की उपलब्धि है। अगला प्रश्न है, पहला ईस्ट एशिया समिट शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? आपके सामने ऑप्शंस हैं बैंकॉक थाईलैंड, बाली इंडोनेशिया, कुआलालंपुर मलेशिया, हनोई यानी वियतनाम। इसका सही उत्तर क्या होगा? जहां पर आसियान की बैठक हुई, जहां पर आसियान भारत का शिखर सम्मेलन हुआ, वहीं पर ईस्ट एशिया समिट भी हुआ यानी कुआलालंपुर इसका सही उत्तर है। तो पहला जो ईस्ट एशिया समिट है वो भी कुआलालंपुर में हुआ था और हाल ही में जो ईस्ट एशिया समिट हुआ वो भी कुआलालंपुर में हुआ। इस तथ्य को याद रखिएगा। पहला यहां पर पूछा गया है, हाल ही का अगर आपसे पूछा जाए वो भी कुआलालंपुर में हुआ है और जो पहला हुआ था वो भी कुआलालंपुर में हुआ था। चलिए ईस्ट एशिया समिट के बारे में सामान्य चीज हासिल कर लेते हैं। इसके बारे में जो ईस्ट एशिया समूह का जो विचार प्रस्तुत किया था सबसे पहले, वो 1991 में मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद के द्वारा किया गया था।
फिर 2005 से इसको स्थापित करने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई और 2005 दिसंबर 2005 में इसका पहला शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। प्रारंभ में इसमें 16 देश थे। ईस्ट एशिया समिट का भी जो केंद्र है वो आसियान देश ही है। अभी हमने आसियान के 10 देश आपको बताए थे, अब उसमें 11 देश हो गए हैं और आसियान के 10 देश इसमें शामिल है। हो सकता है आने वाले समय में ईस्ट एशिया समिट में भी, क्योंकि आसियान देश इसके केंद्र में है, ईस्ट तिमोर भी शामिल हो जाएगा। तो आसियान के अलावा इसमें प्रारंभ में 6 देश और थे। 6 देश कौन थे? एक था चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। वर्ष 2011 में इसकी जो बैठक हुई थी वो इंडोनेशिया के बाली में हुई थी और वहां पर इसमें 2 देश और जोड़ दिए गए। एक तो रशियन फेडरेशन यानी रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए। इस प्रकार से इसमें सदस्य देशों की संख्या बढ़कर के 18 हो गई और इसका मुख्य उद्देश्य है संवाद यानी डायलॉग और कोऑपरेशन के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के माध्यम से क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करना और सहयोग को बढ़ावा देना। सामरिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर साझेदारी को भी प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, अभ्यास त्रिशूल किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, नौसेना अभ्यास, थल सेना अभ्यास, वायुसेना अभ्यास या त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप इसका उत्तर बता सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा त्रिसेवा सैन्य संयुक्त अभ्यास, यानी इसमें तीनों सेनाएं, नौसेना, थल सेना और वायुसेना तीनों शामिल हैं अभ्यास त्रिशूल में। हाल ही में ये लगातार चर्चा का विषय रहा और चर्चा का विषय इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में ये जो अभ्यास हुआ वो भारत पाकिस्तान, जो भारत का पश्चिमी हिस्सा है, थार मरुस्थल जैसलमेर से लेकर के गुजरात में स्थित सर क्रीक तक, वहां ये अभ्यास शुरू हुआ है। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक ये चलेगा। इसका कोड नेम त्रिशूल है। हालांकि इसे आंतरिक रूप से महागुर्जर के नाम से भी जाना जाता है। उद्देश्य क्या है? थल, जल, वायु और साइबर डोमेन में तीनों सेनाओं की संयुक्त संचालन क्षमता का परीक्षण करना और अगर उसमें कहीं पर सुधार करने की आवश्यकता है तो उस सुधार को भी बल प्रदान करना। साथ ही तीनों सेनाओं में बेहतर कोऑर्डिनेशन बने, यह भी इसका उद्देश्य है। डीप स्ट्राइक मिशंस को किस प्रकार से अमली जामा पहनाना है। साथ ही एम्फीबियस वॉरफेयर और बहु डोमेन लड़ाकू तैयारी पर विशेष ध्यान इस अभ्यास के दौरान दिया जाएगा। नई स्वदेशी हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में किस प्रकार का हो सकता है, इसकी जांच करना, इसको परखना भी इस अभ्यास त्रिशूल का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि अतिथि कौन है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस हैं जो बाइडन और ऋषि सुनक, इमैनुअल मैक्रो और ओलाफ शोल्ज, जस्टिन ट्रूडो और मार्क रूट, उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप इसका उत्तर बता सकते हैं। इसका सही उत्तर है उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि ईयू के महत्वपूर्ण अधिकारियों को बनाया गया है। जो उर्सुला वॉन डेर लेयन हैं, ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं और एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। तो भारत और ईयू के बीच संबंध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, विस्तारित होते जा रहे हैं व्यापारिक और आर्थिक क्षेत्रों में। और साथ ही अक्टूबर 2025 में ईयू ने जो अपना एजेंडा जारी किया है, उसके अंतर्गत भारत के साथ संबंधों को नई ऊंचाई देने का लक्ष्य रखा गया है। धीरे धीरे इनके संबंध यानी ईयू और भारत के संबंध रणनीतिक आयाम भी ग्रहण कर रहे हैं। भारत ने भी इन संबंधों को तवज्जो दी है, महत्व दिया है। वो भी इन संबंधों को आर्थिक, व्यापारिक और सुरक्षात्मक क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानता है और यही कारण है कि यूरोपीय आयोग के सबसे 2 महत्वपूर्ण सदस्यों को गणतंत्र दिवस 2026 के लिए चुना गया है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक जो घोषणा है वो होना बाकी है, लेकिन इनके नाम सामने आए हैं। विशेषता क्या है इसकी? यह पहली बार होगा जब किसी संगठन के 2 शीर्ष नेता, किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेता एक साथ भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये निर्णय भारत और यूरोपीय संघ के बीच गहराते रणनीतिक और आर्थिक संबंधों का प्रतीक भी है। इसका राजनयिक महत्व यही है कि ये रणनीतिक और प्रतीकात्मक कदम माना जा रहा है भारत की तरफ से और दोनों यानी ईयू और भारत के बीच गहराते संबंधों का प्रतीक है। भारत की विदेश नीति व्यापारिक प्राथमिकताओं के साथ साथ भू राजनीतिक साझेदारी का भी एक महत्वपूर्ण संदेश है। और वर्ष 2025 के जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे गणतंत्र दिवस पर? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो।
अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, पेरिस, नई दिल्ली, गुरुग्राम या हैदराबाद। तो इसका मुख्यालय कहां पर है? इंटरनेशनल सौर सोलर अलायंस का, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, गुरुग्राम में है। ये इसकी जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली की जो आठवां सेशन है, ये हाल ही में भारत में नई दिल्ली में शुरू हुआ है। इसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना में भारत और फ्रांस ने विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया है। दिसंबर 2015 में पेरिस समझौता हमारे सामने आया था, वहीं पर इसकी परिकल्पना की गई थी और वह 2015 में ही भारत और फ्रांस ने की पहल पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 2015 में मुख्यालय गुरुग्राम में है। इसके वर्तमान महानिदेशक आशीष खन्ना है। सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने की कोशिश करता है और साथ ही सदस्य संचालित और सहयोगात्मक मंच के रूप में भी काम करता है। मूल उद्देश्य क्या है? अपने सदस्य देशों में ऊर्जा तक पहुंच को सुगम बनाना और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना। भारत और फ्रांस के द्वारा इसकी परिकल्पना की गई थी ताकि सौर ऊर्जा समाधानों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध प्रयासों को गतिशील बनाया जा सके, एक संयुक्त प्रयास के रूप में। वर्तमान में 120 से अधिक सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता इसमें देश शामिल है। कई जगहों पर 124 सदस्य देश भी लिखा गया है। तो एग्जामिनेशन में जाने से पहले इस बात को कंफर्म जरूर करें कि सदस्य देशों की संख्या कितनी है इसके अंतर्गत, क्योंकि कई एक क्रेडिबल जगह पर 124 सदस्य देश भी लिखा गया है। तो इसको भी वेरीफाई करने की थोड़ी सी आवश्यकता है। हम भी वेरीफाई करके आपको प्रोग्राम में बताएंगे। महत्वपूर्ण परियोजनाएं कौन कौन सी हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की? वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। वस्तुतः इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये किस पर आधारित है? जैसे सौर ऊर्जा ऊर्जा क्षेत्र के संक्रमण में विशेष भूमिका निभाएगा। क्यों? ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर आपको जीवाश्म आधारित ईंधन स्रोतों से दूर जाना है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसे इफेक्ट पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि जीवाश्म आधारित ईंधन का जब आप प्रयोग करते हैं तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन का उत्सर्जन होता है। मीथेन के उत्सर्जन के अन्य कारण भी है, जैसे पशुधन है, धान की खेती है, वो भी उसके कारण है। तो इस अगर ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करना है तो जीवाश्म ईंधन स्रोतों को कम करना होगा। इसका एक तरीका यह है कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देना है और उसमें सौर ऊर्जा बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो सौर ऊर्जा के माध्यम से विश्व में बिजली उत्पन्न करना जलवायु परिवर्तन की लड़ाई के अंतर्गत विशिष्ट महत्व रखता है और भारत का ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण योगदान है कि उसने एक अंतर सरकारी संगठन आईएसए की स्थापना में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना में विशिष्ट भूमिका, मतलब उसकी प्राथमिक भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के द्वारा अंतर सरकारी संगठन पहला अंतर सरकारी संगठन है जो भारत की पहल पर एस्टेब्लिश हुआ है और एक सकारात्मक कूटनीति के रूप में भारत की एक विशिष्ट पहचान को यह एस्टेब्लिश करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो सौर ऊर्जा से संबंधित जो भी प्रौद्योगिकी है और प्रौद्योगिकी के साथ साथ इसको अलग अलग देशों में एस्टेब्लिश करने के लिए जो वित्त की आवश्यकता पड़ेगी, उसका समाधान इस अलायंस के माध्यम से ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है आईएसए का? वर्ष 2030 तक इसका उद्देश्य है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 1 ट्रिलियन का जो फंड है उसको जुटाने का प्रयास करना है और 1 ट्रिलियन का फंड जुटाने के साथ साथ 1000 गीगावाट की क्षमता, सौर क्षमता को हासिल करना है ताकि 100 करोड़ लोगों तक स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच को एस्टेब्लिश किया जा सके और 1000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम किया जा सके। इसका ये उद्देश्य है। इसमें एक ग्रिड विशेष रूप से भूमिका निभा सकता है। मतलब कुछ देशों की अगर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्पादन शक्ति ज्यादा है तो एक ग्रिड का निर्माण करके अन्य देशों में जहां पर क्षमताएं कम हैं वहां पर सौर ऊर्जा का वितरण किया जा सकता है। इसके पीछे ये परिकल्पना है। साथ ही सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास और उसके अनुप्रयोग के लिए अगर अनुसंधान करने की आवश्यकता है तो उसके लिए भी एक संगठन बनाया गया है और उस संगठन का नाम है आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस सौर प्रौद्योगिकी, सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर, ये भी बनाया गया है ताकि सोलर क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके। तो इस प्रकार से
आईएसए एक महत्वपूर्ण काम करता है जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में भी, और भारत की सकारात्मक कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहतरीन उदाहरण है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार किस नाम से नया जिला बनाने जा रही है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, रामनगर, राजवीर नगर, जन कल्याण नगर या कल्याण सिंह नगर। सही उत्तर होगा कल्याण सिंह नगर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ 76वां जिला प्रारंभ बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। इस जिले का नाम, प्रस्तावित नाम क्या है? कल्याण सिंह नगर, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर होगा, जिनका निधन वर्ष 2021 में हो गया था। ये प्रस्ताव राज्य राजस्व परिषद की समीक्षा के अधीन है और इस जिले में अलीगढ़ जो जिला है उसकी अतरौली तहसील और गंगेरी कस्बा के अलावा बुलंदशहर जिले का डिबाई तहसील मिलाई जाएगी। यानी डिबाई तहसील, अतरौली तहसील और गंगेरी कस्बा को मिलाकर के इस जिले को बनाने का एक प्रस्ताव है, जिसका नाम होगा कल्याण सिंह नगर। अतरौली विधानसभा क्षेत्र में लगभग 4 लाख मतदाता हैं और डिबाई में लगभग 3.4 लाख मतदाता हैं। अलीगढ़ और बुलंदशहर के जिलाधिकारियों को इसका एक सर्वेक्षण करके विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। हालांकि अभी इसके संबंध में कोई आधिकारिक स्वीकृति पत्र जारी नहीं हुआ है, लेकिन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है उत्तर प्रदेश में 76वां जिला स्थापित करने की, जिसका प्रस्तावित नाम है कल्याण सिंह नगर। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न क्या है? आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना किस संधि के माध्यम से की गई थी? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, वियना संधि, रोम संविधि या जेनेवा कन्वेंशन या लिस्बन संधि। तो आप यहां संविधि भी कर सकते हैं और संधि भी कर सकते हैं। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।